वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी टेट के लिए 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने उसके 2 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे आप विजिट करिएगा। ठीक है, तो इसके साथ वहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट भी मिली होगी जो आपको इससे पहले मैंने करवाई है एलटी टेट वालों को, उसे भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा, दोनों को देखिए और दोनों का लाभ उठाते रहिए। तो आज का जो ये वीडियो रहेगा हमारा, ये रहेगा तीसरा वीडियो। पीछे हमने 50-50 करके लगभग 110 प्रश्नों को देखा था। ठीक है, आज हम 107 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे और ये भी 85 रहेंगे। इस प्रकार से हमारे 150 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपको ये भी कह दूँ कि आप इसे एक तरह से मॉक टेस्ट के तौर पर भी प्रयोग में ला सकते हैं। कैसे? अपना कॉपी और पेन लीजिएगा, जो जो उत्तर मैं दूंगा उससे पहले आपने उस प्रश्न का उत्तर दे देना है। ठीक है, एक तरह से आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसे आप अपने नोटबुक में भी नोट करिएगा और आपके सेल्फ नोट्स भी यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। इसका भी ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं इस प्रकार के ये ट्रिक। इसके साथ ही आपको ये बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनको भी ज्वाइन करिएगा। उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वे टेलीग्राम ग्रुप हैं, जुड़कर आप लाभ अवश्य उठाइएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किए गए नए जो अपना बैच है एलटी टेट के लिए, उसके बारे में बता देता हूँ। देखिएगा, हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट के लिए न्यू बैच शुरू किया जा रहा है। इससे पहले भी हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट के बैच चलाए गए थे, जिसमें से अधिकतर बच्चों को लाभ ही मिला है। ठीक है, एक बैच हमारा पिछली बार चला था, 15 बच्चे उसमें हमारे एनरोल हुए थे। उसमें से लगभग 1 या 2 को छोड़कर बाकी सभी का टेट क्लियर हुआ है। ठीक है, अगर आप भी अपनी सफलता को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो हमारे बैच में एनरोल होइएगा और लाभ अवश्य उठाइएगा। आपको यहाँ पर संपूर्ण हिंदी साहित्य का करवाया जाएगा हमारे टीम के द्वारा। ठीक है, तो जो थोड़ी पूरी जानकारी है यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिएगा, जो ये बैच है ये आपको कब से मिलेगा? ये बैच आपको 1 मार्च से उपलब्ध होगा, 1 मार्च 2023 से। इसमें क्या होगा? रोज़ आपको सुबह 8 बजे चैप्टर वाइज और टॉपिक के अनुसार रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ये जो लेक्चर होंगे लगभग 1 घंटे के आसपास के होंगे, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, बहुत सारे तथ्य आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। ठीक है, फिर रोज़ जो लेक्चर की पीडीएफ भी आपको प्रदान की जाएगी यहाँ पर। फिर देखिएगा, उसी तरह से रोज़ टॉपिक के अनुसार यहाँ पर रात 9 बजे टेस्ट भी होगा। जो टॉपिक आपको सुबह पढ़ने को दिया जाएगा या पढ़ाया जाएगा, फिर रात को 9 बजे उसी टॉपिक का टेस्ट भी होगा। सबसे अच्छा मेथड ये माना जाता है स्टडी का, पहले आप किसी टॉपिक को पढ़िए जो आपको नहीं आता है, फिर उस टॉपिक का टेस्ट भी दीजिएगा। फिर उससे आपको डबल फ़ायदा मिलता है। एक तो आपके सुबह का लेक्चर तैयार हो जाता है, उसके नोट्स बन जाते हैं आपके। अगर उसी का आपको रात 9 बजे टेस्ट भी मिल रहा होगा तो आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। ऐसा बहुत इंस्टीट्यूट वाले या फिर बहुत कम करवाते हैं जो इस तरह का टेस्ट लेते हैं। इस तरह का मेथड कोई नहीं प्रयोग में लाता। मैं आपके लिए ये मेथड प्रयोग में ला रहा हूँ ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। और फिर यहाँ पर साप्ताहिक टेस्ट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, साप्ताहिक टेस्ट। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर और भी बताऊँगा कि आपको अगर आप हमारे बैच के साथ एनरोल होंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। समय समय पर आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहाँ पर आपको एलटी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि आप उनका मूल्यांकन करते रहें। ठीक है, इनका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। और ये जो कोर्स चलेगा कितने महीने चलेगा? मात्र 3 महीने। पूरे 3 महीने में आपको पूरा हिंदी साहित्य कवर करवाया जाएगा। और जो ये 3 महीने का चार्ज रहेगा मात्र 1000 रहेगा। 3 महीने के 1000 कुछ भी नहीं है आपकी तैयारी को देखकर। ठीक है, बहुत कम चार्ज रखा गया है ताकि हर एक बच्चा इसमें एनरोल हो पाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे करके आप इसमें संपर्क साध सकते हो। बाकी अगर आपको कोई चर्चा करनी है तो आप यहाँ पर 8193121229 पे व्हाट्सएप करिए, जो भी आपकी क्वेरी होगी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशन वगैरह दी गई है, आप जान सकते हो इनको भी। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के लेक्चर को शुरू कर देते हैं। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया जी जूम, और पहला प्रश्न आज का हमारे पास आ गया 108। क्या पूछा गया है इसमें? बुंदेली बोली का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है?
विकल्प में आपके समक्ष 4 दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही हो जाएगा उसका चयन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर से संबंध रहेगा बुंदेली बोली का। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर देखिए, कई बार बताया जाता है कि निम्न में से निम्न स्थान का चयन करिए। छतरपुर मध्य प्रदेश से संबंध रखता है, कन्नौज उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, रोहतक हरियाणा से संबंध रखता है, मथुरा उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। एक प्रश्न से ही आपके कितने प्रश्न निकल जाते हैं अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। अगला प्रश्न है 109, राजेंद्र यादव किस पत्रिका के संपादक हैं? तो जो 109 का सही विकल्प हो जाएगा हंस। जो हंस पत्रिका है ये राजेंद्र यादव के द्वारा पुनः प्रकाशित करवाई गई थी। इससे पहले इसका प्रकाशन करा गया था मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। कुछ चीज़ों के द्वारा इसमें इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा, परंतु राजेंद्र यादव के द्वारा इसे पुनः प्रकाशित करा गया था और ये मासिक पत्रिका थी, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 110, अंगूषट क्या है? अंगूषट का तद्भव रूप होगा। अब तो मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप तद्भव और तत्सम से भली भांति परिचित हो गए होंगे। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होना चाहिए 110 का, तो वो हो जाएगा आपका अंगूठा। अगला प्रश्न है 111, एक जनता का दुख एक, हवा में उड़ती पताकाएं अनेक। इन पंक्तियों में हवाएं में उड़ती पताकाएं अनेक से क्या अभिप्राय होगा? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विभिन्न राजनीतिक दल, ये यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 112, मनोवैज्ञानिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक उपन्यासकार हैं। तो जो 112 का सही विकल्प हो जाएगा इलाचंद्र जोशी। जो इलाचंद्र जोशी थे, इनके द्वारा उपन्यास में मनोवैज्ञानिकता का प्रवर्तन किया गया था। इसी प्रकार से देखिएगा, जो अज्ञे हैं ये भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं। जो प्रमुख यहाँ पर रहेंगे तो ये इलाचंद्र जोशी रहेंगे। वैसे तो इनकी ज़्यादा रचनाएं नहीं पूछी जाती हैं, परंतु जो अज्ञे की रचनाएं पूछी जाती हैं, कौन सी इनकी रचना पूछी जाती है? शेखर एक जीवनी। किसकी होगी? अज्ञे की ये रचना हो जाएगी या फिर उपन्यास हो जाएगा अज्ञे का। अगला प्रश्न है 113, डॉक्टर नगेंद्र किस युग के आलोचक हैं? तो जो 113 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका शुक्लोत्तर युग के आलोचक हो जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ से एक दो तथ्य आपको और बता देता हूँ। देखिएगा, जो डॉक्टर नगेंद्र है, पूछा जाता है क्या है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। तो जब ये प्रश्न बनता है तो ये सीधे सीधे हो जाएगा नहीं, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया है। तो फिर जो बोलते भी हैं डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वो कैसे संभव है अगर उन्होंने ये नहीं लिखा है? तो दोस्तों, इन्होंने इसका संपादन किया था, लिखा नहीं था। डॉक्टर हरदयाल और डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसे आजकल बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं, उसका संपादन इनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा 114, महाभोज के रचनाकार हैं। तो बताइएगा कौन होंगे महाभोज उपन्यास और नाटक के रचनाकार? ये जो महाभोज है ये नाटक विधा में भी लिखा गया है इनके द्वारा और उपन्यास विधा में भी लिखा गया है, नेट के सिलेबस में ये लगा हुआ है। तो जो 114 का सही विकल्प हो जाएगा मनु भंडारी। जो मनु भंडारी थे, इनके द्वारा महाभोज नाटक और उपन्यास को लिखा गया है। आपका बंटी, यह भी इन्हीं का उपन्यास हो जाएगा। एक कहानी, ये भी इनकी रचना हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। फिर अगला प्रश्न है 115, दोहा डैश छंद है। तो बताना है दोहा कैसा छंद होगा, मात्रिक होगा, वार्णिक होगा या बर्वे होगा? बर्वे तो नहीं होता है, मात्रिक और वार्णिक यही होते हैं। तो जो 115 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विकल्प ए, दोहा मात्रिक छंद हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 116, अभिनय कितने प्रकार का माना गया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। तो सही विकल्प 116 का हो जाएगा अभिनय 4 प्रकार के माने गए हैं। अगला प्रश्न 117, उसके नयन हिरणी के समान चंचल हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है?
तो जो 117 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, ये हो जाएगा उपमा अलंकार। कैसे, आखिरकार कैसे ये उपमा अलंकार हुआ, तो बता देता हूँ। देखिएगा, कोई कोई नायिका है, उससे तुलना की जा रही है हिरणी के चंचल नयनों से। नायिका की आंखें कैसी है, हिरणी के समान चंचल है। अगर कहीं पर इस प्रकार की तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, तो कौन सा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह? तो ये हो जाएगा आपका चिंतामणि, विकल्प सी। जो चिंतामणि है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह हो जाएगा। इसी के साथ देखिए, अशोक के फूल, ये पूछा गया है किसका निबंध संग्रह होगा अगर पूछा जाता है परीक्षा में, तो ये हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनके द्वारा एक इतिहास ग्रंथ भी लिखा गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। काफ़ी ज़्यादा इसे मान्यता प्राप्त है और हिंदी साहित्य का ये एक रीढ़ का आधार भी माना जाता है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 119, रघुवीर सहाय किस पत्रिका के संपादक थे? तो 119 का जो सही विकल्प हो जाएगा बी, दिनमान के संपादक माने जाते हैं रघुवीर सहाय, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न 120, रसीदी टिकट की रचनाकार हैं, तो कौन होंगे रसीदी टिकट के रचनाकार? तो ये हो जाएंगी अमृता प्रीतम, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर अब आ गया आपका जी के सेक्शन। ये भी आपको आने चाहिए, तभी आपको महत्वपूर्ण साबित होगी ये वीडियो। ठीक है, सारे के सारे जो मिक्स वीडियोस आपके समक्ष लाया करूँगा मैं, जिसमें आपको जीके भी मिल जाएगा, करंट अफेयर भी मिल जाएगा, सारी की सारी जो चीज़ें थी, हिंदी साहित्य भी मिल जाएगा। देखिए क्या पूछा गया है, आगा खां कब किस खेल से संबंधित होगा? तो 121 का सही विकल्प हो जाएगा, ये हॉकी से संबंधित हो जाएगा, विकल्प बी सही। फिर अगला प्रश्न है 122, प्राकृतिक गैस का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जो 122 का सही विकल्प हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यह प्राकृतिक गैस का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। अगला प्रश्न 123, रेडियो वायरलेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रेडियो का आविष्कार किया गया था मार्कोनी के द्वारा, विकल्प ए सही हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी या किसका आविष्कार किया गया था? दूरबीन का। अगला प्रश्न 124, संयुक्त राज्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो 124 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, मैंने अपने एक मित्र को ये ट्रिक बताई थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, जो हेल्थ किससे संबंधित होती है? जीने से, हमारे जीवन से संबंधित होती है। अगर आपने ज़्यादा जीना है या अपने जीवन का ध्यान रखना है तो कहाँ पर जाना जाता है आपको? अगर हेल्थ से संबंधित होगा तो देखिए जनेवा है, जीना जीना ऐसा यहाँ पर लग रहा है ना, जीना, तो जनेवा में हेल्थ का संबंध हो जाएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुख्यालय कहाँ पर होगा? जनेवा में। इस प्रकार से ट्रिक बनाकर आप पढ़ सकते हैं, आप कभी नहीं भूल सकते। जब मैंने अपने एक मित्र को ये ट्रिक बताई थी तो परीक्षा में उसे ये ट्रिक आ गई थी। और ये आपका देखिएगा LT टेट की परीक्षा थी, जहाँ पर आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसको याद आ गया था कि मेरे दोस्त ने या मैंने उसको ये बताया था कि जिनेवा। जीना जीना आ गया ना, हेल्थ से संबंधित ही हुआ जीना, तो उसने ये लगा दिया था। और मुझको जैसे ही परीक्षा हुई उसने आकर ये बताया कि भाई तुम्हारा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो तुमने ट्रिक बताई है, मेरा ये एक नंबर तो कन्फर्म हो गया। इस प्रकार से आप भी ट्रिक बनाकर पढ़ सकते हैं। कई बार पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित होगा, तो ये ओजोन परत से संबंधित हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। पूछा जाता है ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 125,
बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जैसे क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, इनका ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। तो सही विकल्प 125 का हो जाएगा 5। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न 126, लीबिया के शासक कर्नल गद्दाफी को किस शहर के समीप पकड़कर मारा गया था? उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, परंतु वर्तमान में ये जीके का क्वेश्चन हो गया है। पूछा जा सकता है कि जो लीबिया के तानाशाह शासक कौन था? तो लीबिया का तानाशाह शासक था कर्नल गद्दाफी, और इसे मारा गया था किस शहर में, ये पूछा जा सकता है। तो इसे मारा गया था सिरते में। विकल्प ए सही हो जाएगा, सिरते। अगला प्रश्न है 127, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो अयोध्या है ये आपका हो जाएगा सरयू नदी के किनारे स्थित। विकल्प ए सही। अगला प्रश्न 128, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो 128 का सही विकल्प हो जाएगा जो नील नदी है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बड़ी नदी अमेजन हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 140, भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित होंगे? करंट अफेयर का प्रश्न है, परंतु वर्तमान में ये जीके का प्रश्न बन गया है। जो भूपेन हजारिका हैं ये हो जाएंगे आपके सिनेमा जगत से संबंधित। विकल्प बी। अगला प्रश्न 139, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो जो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। विकल्प सी सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं ये आप बताइएगा। अगला प्रश्न 138, तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के मध्य है? तो ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता जल विवाद। एक प्रश्न ये भी पूछता हूं कि जो जूट की खेती के लिए कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है या फिर नंबर 1 पर है वो देश जूट की खेती के लिए? अगला प्रश्न है 137, काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ये बताइएगा 137 के अंतर्गत। ये होता है आपके केरल में। जो काली मिर्च है इसका सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। अगला प्रश्न है 136, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो जो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ये कालिदास जी को कहा जाता है। विकल्प बी। वैसे तो ये होना चाहिए कि कालिदास, मेरे कहने का तात्पर्य है कालिदास की तुलना शेक्सपियर से करी जानी चाहिए, शेक्सपियर की तुलना कालिदास से नहीं, क्योंकि महान थे हमारे कालिदास। अगला प्रश्न 135, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो 135 का जो सही विकल्प हो जाएगा अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था। कई बार ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके दरबार में नवरत्न थे, तो वो अकबर ही था। बाकी देखिए यहाँ पर आपको ये परंपरा में जो बता देता हूँ, सबसे पहले भारत में आया था कौन? बाबर। बाबर के पश्चात हुमायूं हुआ, हुमायूं के पश्चात अकबर, अकबर के पश्चात जहांगीर। पहले था बाबर, बाबर के पश्चात आया आपका हुमायूं, हुमायूं के पश्चात आया आपका अकबर, अकबर के पश्चात आया आपका जहांगीर। क्रम भी कई बार पूछे जा सकते हैं इसलिए आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न 134, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये की गई थी आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 133, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है 132, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो 132 का सही विकल्प हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस।
अगला प्रश्न है 131, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये है आपके मदुरई में, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 130, विश्व के किस शहर को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है? तो 130 का सही विकल्प हो जाएगा न्यूयॉर्क को, विकल्प बी सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं, आपने बताना है पिंक सिटी किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? जो प्रश्न पूछ रहा हूं इनके उत्तर अवश्य दीजिएगा, तभी आपको ये जिंदगी भर के लिए याद रहेंगे। चाहे सही हो या गलत हो, पर आपने सर्च एक बार अवश्य करना है। सर्च करके देखिएगा क्या इसका उत्तर आता है, तो अवश्य उत्तर दीजिएगा। तो प्रश्न है 129, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो देखिएगा, मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ और आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, परंतु अब इसके आंकड़े चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा, बताया गया है यहाँ पर एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। कितनी? 8,848.86 मीटर है। यह हिमालय का हिस्सा है। पहले इसे एक्सवी के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखना है किस नाम से? एक्सवी। फिर आगे है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय 29,002 फीट या फिर 8,840 मीटर मापी गई थी। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। ये विकिपीडिया के माध्यम से तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, तो ध्यान रखना है। परंतु जब इसकी वर्तमान ऊंचाई की बात की जाए तो ये 8,849 है। ठीक है, 8,849। कब इसके बारे में प्रथम जानकारी जुटाई गई थी? तो ये 29 मई 1953 को। फिर देखिएगा, इसकी पूछे जाते हैं किस किस देश के अंतर्गत ये आता है माउंट एवरेस्ट। ये आता है आपके नेपाल और चाइना के एरिया में। ठीक है ना, तो कुछ एक जानकारी आपको मैंने यहाँ पर बताई। मुझे पूर्ण आशा है कि इसका तो आपने भरपूर लाभ उठाया ही होगा। फिर चलिए चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, जो हमारी PDF है यहाँ पर। तो जो 129 का सही विकल्प था उस समय, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प ए, 8,848। यहाँ पर ये प्रश्न हो गया। हाँ जी, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि इसी तरह की वीडियो निरंतर रखी जाए। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 141, बछरेटू किला हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो जो 141 का सही विकल्प हो जाएगा बछरेटू किला हो जाएगा आपका बिलासपुर में, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है 142, भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो 142 का सही विकल्प हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। जो मेजर सोमनाथ शर्मा है, ये भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। प्रथम प्राप्तकर्ता। कितने गर्व की बात है कि ये जो मेजर सोमनाथ है, ये हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न 143, नोबलिस्ट रुस्किन बॉन्ड का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हिमाचल प्रदेश के कसौली में, विकल्प ए सही हो जाएगा। जो रस्किन बॉन्ड है किस लिए जाने जाते हैं? नोबलिस्ट के तौर पर। अगला प्रश्न है 144, नोरा रिचर्ड्स का संबंध किस स्थान से रहा है? तो बताइएगा 144 का सही विकल्प कौन सा होगा? तो ये रहा है कांगड़ा के अंद्रेटा से। कांगड़ा के अंद्रेटा से। अगला प्रश्न है 145, सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर है, या फिर फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो चलिए आपको विकल्प दिखा देते हैं यहाँ पर। विकल्प में कौन कौन से हैं? सोलन, शिमला, बिलासपुर या फिर सोलन।
तो 145 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? 145 का हो जाएगा सिरमौर में ये स्थित है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है 146, डुंगरी हडिम्बा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। कई बार ये भी पूछा जाता है डुंगरी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, या फिर हडिम्बा देवी कहाँ से संबंधित है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर बनेंगे आपसे, इन सभी का उत्तर हो जाएगा ये कुल्लू के मनाली से संबंध रखता है ये मंदिर, डुंगरी मेला या डुंगरी मंदिर। अगला प्रश्न है 147, पट्टन घाटी या पट्टन वैली किस जिले में है? तो जो 147 का सही विकल्प हो जाएगा लाहौल स्पीति में है आपकी पट्टन घाटी, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 148, महिमा पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो जो महिमा पुस्तकालय है ये आपका नाहन में है, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 149, शानन जल विद्युत परियोजना सन 1926 में किस जिले में स्थापित की गई थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। तो जो 149 का सही विकल्प हो जाएगा मंडी में ये शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1926 में। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, हिमाचल प्रदेश से कुल कितने सांसद राज्यसभा में चुनकर जाते हैं? तो ये जाते हैं राज्यसभा में 3, लोकसभा में 4। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज की ये हमारी वीडियो रही है। मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने यहाँ से पूर्ण लाभ भी प्राप्त किया होगा। इसी के साथ जाते जाते फिर से कहूँगा कि अगर अभी तक आप हमारे LT-TET के नए बैच में एनरोल नहीं हो पाए हैं, या फिर आपका कोई मित्र है या फिर आपका कोई रिश्तेदार है जो एनरोल होना चाहता है, जो आपसे पूछ रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं हमारे जिस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको इससे जुड़कर मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।